नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी की पिछली कक्षा में हमने अनुसूचियों के बारे में जाना था, ठीक है। और उसके बाद हमने जाना था कुछ प्रमुख स्रोतों के बारे में, कि संविधान के जो प्रमुख स्रोत थे उनके बारे में जाना था। आज हम अनुच्छेदों के बारे में बात करने वाले हैं कि संविधान में प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम करते हैं भाग 1 से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? भाग 1 से। तो भाग 1 जैसा कि आपको पता होगा कि इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं, तो इसके अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं, 1 से लेकर 4। तो 1 से लेकर 4 तक के बारे में पहले हम बात करेंगे। तो पहले अनुच्छेद में क्या है, ठीक है। जो पहला अनुच्छेद है उसमें है क्या? तो पहले अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। तो अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 1 में क्या प्रावधान है, तो उसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक। फिर अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि राज्य निर्माण ठीक है, वह स्थापना, नए राज्य निर्माण करना हो या उनकी स्थापना करनी हो, तो उसका किसमें प्रावधान है? अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 में क्या है, ठीक है। अब अनुच्छेद 3 में क्या है? तो अनुच्छेद 3 में है राज्यों का नाम के बारे में, फिर उसका क्षेत्र, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में किसमें? अनुच्छेद 3 में है। और इसमें निर्माण भी रखा गया है। अब जरा याद रखने वाली बात है कि राज्य निर्माण अनुच्छेद 2 में भी है और अनुच्छेद 3 में भी है, तो हम कैसे इसको अलग अलग करेंगे? तो याद रखिए कि जब भी भारत से कोई दूसरा राज्य, ठीक है, भारत के बाहर का या विदेशी कोई राज्य भारत में जुड़ना चाहे, वो भारत का हिस्सा बनना चाहे, तो उसका प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 2 में है। लेकिन जब भारत में ही किसी राज्य का विघटन कर दिया जाए, उसके 2 हिस्से कर दिए जाए, उनका अलग अलग नाम दे दिया जाए, उनका क्षेत्र विभाजन कर दिया जाए, तो उसका प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 3 में है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 में। तो अनुच्छेद 4 में इन्हीं दोनों को किस तरीके से, किस नियमावली से हमें प्रावधान रखना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 4 में यही है कि इन दोनों का, यानी कि राज्य किस प्रकार से निर्माण करना है, तो राज्यों के निर्माण की विधि किस में कही गई है? अनुच्छेद 4 में कही गई है, ठीक है। इनका शासन कैसा होगा, वो किस में कहा गया है? अनुच्छेद 4 में कहा गया है। क्लियर? अब आते हैं भाग 2 पे। तो भाग 2 से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाएगा तो भाग 2 में आता है केवल नागरिकता, ठीक है। तो अगर इससे कोई क्वेश्चन बनेगा तो पूछा जाएगा कि भारत में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है या एकल नागरिकता है। तो आपको पता होगा कि भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, और कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। इस बात को भी याद रखिएगा। सो इससे इतना ही पूछा जाता है। और इसमें भाग 2 में अनुच्छेद कितने आते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे 4 हो गया था, तो भाग 2 में अनुच्छेद आते हैं 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। भाग 2 में कितने अनुच्छेद आते हैं? 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद किस में आते हैं? भाग 2 में आते हैं। क्लियर? अब ये तो हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए। अब हम आते हैं भाग 3 में, ठीक। भाग 3 में आते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं भाग 3 से। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो भाग 3 ही है। इसके बारे में हम आज केवल चर्चा कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा है, विस्तृत चर्चा करेंगे इसके बारे में। चलिए, तो जो भाग 3 है, भाग 3 में आखिरकार है क्या, ठीक है। तो भाग 3 में है हमारे मौलिक अधिकार, जो कि अमेरिका से लिए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए हैं। सो ये 12 से लेकर कहाँ तक है? 35 तक है, ठीक। किस अनुच्छेद तक है? 12 से लेकर 35 तक। और इसके अंतर्गत आता क्या है? तो इसके अंतर्गत आता है मौलिक अधिकार। क्या आते हैं? हमारे मौलिक अधिकार आते हैं, ठीक है। और ये मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं? तो इसको भी याद रखना है आपको। यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है?
ठीक है, तो मैग्ना कार्टा भी मौलिक अधिकारों को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को। ठीक है, अब मैग्ना कार्टा के बारे में मैंने एक बार पहले भी बताया था, इसके बारे में फिर से चर्चा कर लेते हैं कि मैग्ना कार्टा है क्या। तो जो 1215 ईस्वी में राजा जॉन थे इंग्लैंड के, तो उन्होंने इंग्लैंड के मजदूरों के लिए एक प्रावधान निकाला था, उनके लिए कुछ अधिकार दिए थे, प्रमुख अधिकार दिए थे, तो उसे ब्रिटिश का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। सेम ऐसे ही हमें भी मौलिक अधिकार मिले, हम नागरिक हैं भारत के, तो हमें भी कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो उसको हम क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। और मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो शुरुआत में हमारे कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। आप सभी को पता होगा कि 44वें संशोधन से पहले कितने अधिकार थे? 7 थे। ठीक है, तो क्रम से उसका विवरण लेते हैं। सबसे पहला हमारा अधिकार कौन सा था? समता या समानता का अधिकार। ठीक है, समता या समानता का अधिकार। ठीक, अब ये इसका विवरण कितने अनुच्छेदों में मिलता है? तो इसका विवरण मिलता है 14 से लेकर के 18। ठीक है, कितने अनुच्छेदों में मिलता है इसका विवरण? 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेदों में इसका विवरण मिलता है। क्लियर? चलिए इसके बाद दूसरा क्या है हमारा? तो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। के हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी हमारे भारत देश में, तो उसके लिए स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसका विवरण किससे मिलता है? तो इसका मिलता है 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, फिर क्रम से बात करेंगे। तीसरा, तो तीसरे का विवरण कौन सा मिलता है? कि तीसरा हमारा कौन सा अधिकार है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो इसका विवरण कितने अनुच्छेदों के बीच में मिलता है? तो इसका मिलता है 23 और 24 में। ठीक है, तो इसका विवरण किस में मिलता है? 23 और 24 में मिलता है। क्लियर? फिर इसके बाद अगला आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ मिलता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका विवरण दिया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का विवरण दिया गया है। इसके बाद अगले के बारे में बात करें तो अगला हमारा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों का वर्णन कितने अनुच्छेदों में मिलता है? तो इसका विवरण मिलता है 29 से लेकर 30 में। ठीक है, किस में मिलता है? 29 और 30 में मिलता है। इसके बाद हमारा छठवां, जो कि अब हटा दिया गया है, कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, तो इसका विवरण मिलता था 31वें अनुच्छेद में। क्लियर? फिर इसके बाद हमारा लास्ट जो बचता है वो है संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसका विवरण किस में मिलता है? तो इसका विवरण मिलता है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं संपत्ति के अधिकार पे। इसको यहीं पे समाप्त कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में क्रम से फिर डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो कब हटाया गया था? तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हटाया गया था 44वें संशोधन में। ठीक है, कब हटाया गया था? जब संविधान का 44वां संशोधन हुआ था तब इसको हटा दिया गया था। और इसे कौन सा
अधिकार बना दिया गया था, इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और इसे किस आर्टिकल के तहत रखा गया था? पहले तो 31 में था, लेकिन फिर कब कहाँ पे चला गया? फिर ये चला गया 300A में। ठीक है, जब इसे विधिक अधिकार बना दिया गया तब ये किस आर्टिकल में आने लगा? 300A अधिक में आने लगा। ठीक, तो 44वां संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसके तहत इसको हटा दिया गया था और इसे मौलिक अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया था? विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, अब हम इन अधिकारों के बारे में क्रम से अध्ययन करेंगे, क्रम से इनके बारे में जानेंगे। तो पहले हम आते हैं समता के अधिकार पे कि समता के अधिकार हमारा है क्या और इसके अंतर्गत विभिन्न अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान मिलता है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 14। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14वां है। इसके अंतर्गत हमें क्या मिलता है? तो इसके अंतर्गत हमें मिलता है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, यानी कि कानून इस सभी को समानता का अधिकार देता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। सो विधि के समक्ष समानता। ठीक, फिर इसके बाद अनुच्छेद 15वें में क्या चीज मिलती है? किस चीज का वर्णन मिलता है? तो इसमें कहा गया है कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो यानी कि लिंग, चाहे उसका जन्म स्थान कोई भी हो, ठीक है, तो इसके आधार पर क्या है? समानता का अधिकार है कि इनके आधार पर इनसे विभेद नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति से विभेद नहीं किया जा सकता। तो समानता का अधिकार किस किस के आधार पर है? यहाँ पे धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर समानता का अधिकार है। ठीक है, भारत के नागरिकों को। इसके बाद 16वें में क्या मिलता है? 16वें अनुच्छेद में, तो 16वें अनुच्छेद में हमें मिलता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब लोक नियोजन है क्या, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लोक नियोजन का मतलब सीधा सा समझ लीजिए जॉब। ठीक है, तो चाहे वो उच्च जाति का हो, उच्च वर्ग का हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, सभी को जो नौकरियां होती हैं उनमें समान अधिकार प्राप्त होगा, समानता मिलेगी उनके लिए, सभी के लिए समान जगहें दी जाएंगी। तो इसके लिए किस में प्रावधान है? 16वें अनुच्छेद में प्रावधान है। फिर इसके बाद आते हैं 17वें अनुच्छेद में कि 17वें अनुच्छेद में क्या प्रावधान है? तो 17वें अनुच्छेद में हमारा सीधा सा समझ लीजिए छूआछूत। ठीक है, इसे हम कहते हैं अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या छुआछूत। तो अस्पृश्यता की समानता किसमें है? अनुच्छेद 17वें में है। फिर इसके बाद क्या है, या ये कह लो कि यहाँ पे अस्पृश्यता की अंत हो गया था और सभी को समान माना जाने लगा था। फिर इसके बाद अनुच्छेद 18 में क्या आता है? तो अनुच्छेद 18 में हमारा आता है उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी उपाधि हो, चाहे वो राजा हो, ठीक है, चाहे वो मंत्री हो, सभी के लिए सब कानून क्या होगा? बराबर होगा। कोई अपनी उपाधि की धौंस नहीं दिखा सकता, किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। तो उपाधियों का अंत यहाँ से कर दिया गया था। ये हमारा भाग 3 के अंतर्गत सबसे पहला हमारा कौन सा था? समता या समानता का अधिकार। तो हमने किसके बारे में बात की? समता या समानता के अधिकार के बारे में बात की। तो अनुच्छेद 14 में क्या था? विधि के समक्ष समानता। ठीक है, यानी कि कानून की नज़रों में सभी समान रहेंगे। 15वें में क्या था? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान में समानता, यानी कि कोई भी किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, ठीक है, तो उसमें उसको समानता दी जाएगी। लोक नियोजन यानी कि नौकरी में सभी को समान अधिकार मिलेगा। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत कर दिया गया था और उपाधियों का अंत कर दिया गया था, जो कि अभी बताया था। क्लियर? अब आते हैं हम अपने दूसरे अधिकार पर। जो दूसरा अधिकार कौन सा है हमारा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार।
कौन सा अधिकार है? दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसका प्रावधान कितने अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका प्रावधान 19 से 22 लेख के अनुच्छेद में मिलता है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में कि अनुच्छेद 19 में है क्या। तो अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या है इसमें? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब ऐसा नहीं है कि 19 में केवल एक ही है, 19A B C D वो भी है, तो उसके बारे में क्रम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 19A की कि 19A में क्या आता है। ठीक है, तो 19A में है बोलने की स्वतंत्रता। 19A में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमें स्वतंत्रता प्राप्त है 19A। फिर इसके बाद 19B में क्या है? तो 19B में है शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता, वो भी बिना हथियारों के। ठीक है, तो शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता। क्लियर? अब 19C में क्या है? 19C की बात करें तो 19C में क्या है? अब 19C में यहाँ पे एकत्र होने की स्वतंत्रता है, लेकिन समूह बनाने की स्वतंत्रता नहीं है कि आप एक समूह बना ले, उसको अलग से नाम दे दे। तो समूह बनाने की स्वतंत्रता 1919C में दी गई है। ठीक है, समूह बनाने की स्वतंत्रता, आप कोई भी समूह बना सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं। तो समूह बनाने की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत है? 1919C में है। ठीक है, अब बात करते हैं 19D की। तो 19D के अंतर्गत क्या आता है? तो 19D के अंतर्गत आता है कि हमारे जो इतना बड़ा भारत देश है, इतना बड़ा भारत खंड है, तो उसमें कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है, तो आवागमन की स्वतंत्रता किसमें है? 19D में है। क्लियर? फिर इसके बाद 19E में क्या है? तो 19E में हमारा है, इसमें आवागमन हो गया। आवागमन के बाद बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, भारत देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, कौन सा छोड़कर? जम्मू कश्मीर छोड़कर। अभी 370 आर्टिकल के जरिए इसमें संशोधन हो चुका है, तो इस बात को भी याद रखिएगा कि भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता कहाँ, किस आर्टिकल के अंतर्गत है? 19E के अंतर्गत है। क्लियर? अब 19F के अंतर्गत क्या है? तो रोजगार की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, अगर वो भारत का नागरिक है, तो कहीं भी रोजगार कर सकता है, कहीं भी नौकरी कर सकता है। तो 19F में क्या है? रोजगार की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये हमारा 19वां अनुच्छेद खत्म हो गया कि 19वें अनुच्छेद में क्या क्या था, उसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। चलिए अब आते हैं 20वें अनुच्छेद पर कि 20वें अनुच्छेद में क्या प्रावधान दिया गया है, 20वें अनुच्छेद में कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 20वां। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 में क्या है कि अपराध के सिद्धि हेतु स्वतंत्रता दी गई है कि जो अभी अपराध होता है, अपराध कोई व्यक्ति कर देता है, तो उसकी 2 सिद्धि हेतु उसे कुछ स्वतंत्रता दी गई है उस अपराधी को। तो अपराध के दो सिद्धि हेतु स्वतंत्रता। ठीक है, अब इसमें है क्या कि 20 में और भी प्रावधान है, कुछ 3 पॉइंट है कुल, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कुल 3 पॉइंट कौन कौन से, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपराधी को जो सजा दी जाएगी वो उसी कानून के अंतर्गत दी जाएगी जो कि उस समय लागू था जब उसने अपराध किया था। ठीक है, मान लीजिए किसी अपराधी ने 1990 में अपराध किया। ठीक, 1990 में उसने चोरी की, उस टाइम पे 2 साल चोरी की सजा थी, लेकिन उसके बाद उसे सजा मिली कब? 2002 में सजा मिली। और 2002 में प्रावधान कर दिया गया कि चोरी की सजा 5 साल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि 2002 के कानून के अंतर्गत मिलेगी, उसने जब अपराध किया था उसी के कानून के अंतर्गत उसे सजा दी जाएगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये वाला पॉइंट है। क्लियर?
दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट ये है कि उसे फोर्स नहीं किया जा सकता, उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता कि वो खुद के विरुद्ध गवाही दे। तो खुद के विरुद्ध गवाही देने की स्वतंत्रता है कि वो खुद के विरुद्ध गवाही नहीं देगा, उस पर कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा। क्लियर? फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा दी जा सकती है किसी भी अपराधी को। ऐसा नहीं है कि उसे एक बार सजा दी गई, फिर उसके बाद उसे दोबारा पकड़ा गया तो दोबारा भी सजा दी जाए। तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, केवल एक बार ही सजा दी जाती है। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में रखा गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 20 के तहत। ठीक है, तो ये था हमारा अनुच्छेद 20। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में कि अनुच्छेद 21 में क्या है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है क्या? यानी कि जीवन का अधिकार कहने से, जीवन का अधिकार मतलब कि किसी भी व्यक्ति को स्वच्छ पानी पीने की स्वतंत्रता है, उसे खाना खाने की स्वतंत्रता है, उसे स्वच्छ हवा में सांस लेने की स्वतंत्रता है। तो ये सारे प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 21 में मिलते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 21A पे कि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद A के अंतर्गत ये प्रावधान है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी निःशुल्क शिक्षा का उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी राजकीय विद्यालय होते हैं, सरकारी विद्यालय होते हैं, उनमें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं 6 से 14 साल के बच्चे। क्लियर? सो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क सुविधा, निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, किसके अंतर्गत है? 21A के अंतर्गत है। क्लियर? अब याद रखने वाली बात है कि जो यहाँ पे 21A था वो शुरुआत में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया था। इसमें ये प्रावधान नहीं था कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। तो ये कब जोड़ा गया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो 21A था वो 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन से संशोधन के द्वारा? 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये कब हुआ था 86वां संशोधन? तो 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। क्लियर? चलिए इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में बात करते हैं कि अनुच्छेद 22 में क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी के विरुद्ध स्वतंत्रता। गिरफ्तारी के विरुद्ध स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे कुछ अधिकार प्राप्त हैं, और वो अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो वो अधिकार आते हैं अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। इसमें भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसे अधिकार प्राप्त होगा कि वो कारण पूछ सके कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। फिर अगर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो 24 घंटे के अंतर्गत उसे किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, तो ये भी उसे अधिकार प्राप्त है। ठीक है, फिर उसे अपनी इच्छानुसार संवैधानिक सलाह लेने की स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो किसी भी वकील को हायर कर सकता है। तो ये किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है। ठीक है, तो गिरफ्तारी के विरुद्ध स्वतंत्रता में कौन कौन से पॉइंट हैं? पॉइंट ये है कि सबसे पहले वो अपना कारण पूछेगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर उसे 24 घंटे के अंतर्गत किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। फिर अगर वो चाहे तो अपना वकील चुन सकता है, किसी को भी अपना वकील बना सकता है। तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है। क्लियर? तो इसके बाद हमारा ये स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त होता है यहाँ पे। अब हम अगले अधिकार पर आते हैं। अगला अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार।
तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें कौन कौन से दिए गए हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये कितने अनुच्छेदों के बीच में आता है? तो ये आता है तो 23 और 24। कितने अनुच्छेदों के बीच आता है? 23 और 24 के बीच में आता है। तो अनुच्छेद 23 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, तो इसमें आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। ठीक है, या मानव व्यापार कह लें कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति का हम व्यापार नहीं कर सकते, तो मानव व्यापार इसमें आता है। ठीक, फिर बंधुआ मजदूरी आती है इसी में। ठीक, और इसके अलावा एक और पॉइंट आता है कि हम किसी से जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते, तो वो भी पॉइंट इसी में है। तो उसको हम कहते हैं बालता मजदूरी, बालात मजदूरी, बल से। ठीक है, तो बालात मजदूरी बोलते हैं उसको, कि हम किसी से भी जबरदस्ती जबरन मजदूरी नहीं करा सकते। तो ये अनुच्छेद 23 में प्रावधान है। अब अनुच्छेद 24 में क्या है? तो अनुच्छेद 24 में है कि 14 साल से, ठीक है, 14 साल से नीचे बच्चों को कारखानों में काम करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, या कोई भी व्यक्ति जो 14 साल से बच्चों से काम कराता है, कारखानों में काम कराता है, तो वो सजा का हकदार होगा। तो 14 साल से नीचे बच्चों को कारखानों में काम आप नहीं करा सकते। ठीक है, क्लियर? तो ये कुछ हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया 23 और 24 में। 23 में क्या है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो कि आजकल बहुत ही फेमस है, इस पर कई केस भी आते हैं। फिर बंधुआ मजदूरी, फिर उसके बाद बालास मजदूरी, यानी कि जबरन हम किसी से मजदूरी नहीं करा सकते। फिर अनुच्छेद 24 में है कि 14 साल से नीचे बच्चों को हम कारखानों में काम नहीं करा सकते। ये अगर कराया जाता है तो इससे सजा हो सकती है आपको। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पर, जो हमारा अगला अधिकार है उस पर बात करते हैं। अगला अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये किस अनुच्छेद के बीच में आता है? तो ये आता है 25 से लेकर 28 के बीच में। ठीक, अब इसमें है क्या कि 25 में क्या है, 26 में क्या है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि 25, ठीक है, सॉरी 25 में, 26 में, फिर 27 में, फिर 28 में। इसके बारे में डिस्कस करते हैं 25, 26, 27, 28 में क्या है। तो सबसे पहले तो 25 में यही होगा कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, तो धर्म को मानना, किसी भी धर्म को मानना, उसका प्रचार करना किस में है? अनुच्छेद 25 में है। क्लियर? फिर इसके बाद धार्मिक प्रबंधन 26 में आता है। धार्मिक प्रबंधन का मतलब है कि हम किसी भी प्रकार की धार्मिक समिति गठित कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं पे भी एक सम्मेलन को बुला सकते हैं। तो धार्मिक प्रबंधन हमें की स्वतंत्रता प्राप्त है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। फिर इसके बाद अनुच्छेद 27 में क्या आता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अनुच्छेद 27 में हमारा आता है धार्मिक कार्यों का संपोषण। संपोषण से मतलब है कि हम दान दे सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी, जैसे कि कोई भी मंदिर में जाता है तो दान देता है, तो उस पर टैक्स नहीं लगता। तो ये जो स्वतंत्रता है वो किसके अंतर्गत है? 27वें अनुच्छेद के अंतर्गत है। धार्मिक कार्यों का संपोषण किसके अंतर्गत आता है? 27वें अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। क्लियर? अब बात करते हैं 28वें की। तो 28वें में है
धार्मिक शिक्षा एवं उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, कहीं पर भी, जैसे कि कहीं पर भी कोई भी धार्मिक सम्मेलन किया जा रहा है तो किसी भी व्यक्ति को ये स्वतंत्रता प्राप्त होगी कि वो उस सम्मेलन में जाए, उसे ज्वाइन करे। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 28वें अनुच्छेद के अंतर्गत है, धार्मिक शिक्षा एवं उपासना में उपस्थिति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये थे हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा 25, 26, 27 और 28 क्रम से। तो क्रम से याद रखेंगे तो क्रम से याद रहता है। और चलिए इसके बाद आते हैं हम अपने अगले अधिकार पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा 5वां अधिकार है, 5वें अधिकार में हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त होगी। खैर ये हमारे लिए नहीं है, ये अनुसूचित जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके लिए है। तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, और ये किसके लिए है? तो ये हमारे लिए नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ये अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, जो भी अल्पसंख्यक भारत में निवास करते हैं उनके लिए ये प्रावधान है, उनके लिए अधिकार है। और इसका कितने अनुच्छेदों में उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है 29 से लेकर के 30 में इसका वर्णन मिलता है। ठीक, अब बात करते हैं 29 में क्या मिलता है और 30 में क्या मिलता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इसमें क्या है कि 29 के अंतर्गत कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, हितों का संरक्षण, इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है और ये कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? तो ये अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? तो 29 और 30 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। इसके बाद 30 में क्या है? आर्टिकल 30 में क्या है? तो आर्टिकल 30 में हमारा है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो भी अल्पसंख्यक हैं वो अपने धर्म को बचाने के लिए, ठीक है, कहीं पर भी अपना विद्यालय खोल सकते हैं, कहीं पर भी अपना मंदिर मस्जिद बना सकते हैं। तो ये सारी प्रावधान किस में मिलते हैं? आर्टिकल 30 में मिलते हैं। क्लियर? चलिए इसके बाद आते हैं हम अगले अधिकार पर। तो अगला अधिकार हमें अभी बताया था कि अगला था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया था 44वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, जो कि 1978 में हुआ था। 44वें संशोधन के द्वारा कौन सा अधिकार हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार, उसे बना दिया गया था विधिक अधिकार। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद हम अगले अधिकार पर आते हैं, जो कि हमारा अगला अधिकार है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ मिलता है? तो मैंने बताया था कि ये आर्टिकल 32 में मिलता है, 31 में मिलता है संपत्ति का अधिकार, जैसे हटा दिया गया था, और 300A में, ठीक है, अनुच्छेद 300A में रख दिया गया था। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संविधान की आत्मा इसे कहा जाता है। ठीक है, किसके अनुसार? BR अम्बेडकर के अनुसार। लेकिन अगर केवल प्रश्न पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्रस्तावना को। ठीक, दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं। संविधान की अगर केवल संविधान की आत्मा पूछी जाए तो वो प्रस्तावना है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि BR अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो संविधान की आत्मा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, संवैधानिक उपचार के अधिकार के बारे में। इसमें क्या है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार में है कि जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, 5 मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ठीक, मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आता है।
क्लियर। अब अगर इन मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसके अंतर्गत कुछ 5 रिट पारित किए जाते हैं, जो वो 5 रिट हम क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा 5 रिट पारित किए जाते हैं, 5 रिट निकाले जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं, कितने रिट निकाले जाते हैं? 5 रिट निकाले जाते हैं, ठीक है। सो उनके बारे में क्रम से बात करते हैं। चलिए, अब ये 5 रिट हैं कौन कौन से, तो उसके बारे में पहले याद रखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, वो 32 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ठीक है, ये रिट निकालती है, जबकि जो हाई कोर्ट है वो 226 के अंतर्गत, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये रिट निकालती है, जबकि हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत ये रिट निकालती है। अब चलिए बात करते हैं वो 5 रिट हैं कौन कौन से 5। सो सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षण, ठीक है, इसको कह सकते हैं बंदी प्रत्यक्षण या प्रत्यक्षीकरण। इसमें वही है कि कोई भी अगर बंदी, किसी को भी बंदी बना लिया जाता है तो 24 घंटे के अंतर्गत उसे किस में रखा जाएगा, उसमें उसे न्यायपालिका के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसमें यही है 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना या मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना, ठीक है, बंदी को। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। इसके बाद दूसरा क्या है, तो दूसरा है हमारा परमादेश, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है परमादेश। तो परमादेश में क्या है कि सीधा सा समझिए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आदेश दिया जाता है, जो भी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं तो उन्हें उन्हें ये आदेश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए सुचारू रूप से, ठीक है। सो परमादेश के अंतर्गत अधिकारियों को आदेश या कर्मचारियों को आदेश अब क्या आदेश दिया जाता है, कर्तव्यों के निर्वहन का, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरा क्या है हमारा, तो तीसरे के बारे में बात करते हैं कि तीसरा क्या है। तो तीसरा है हमारा प्रतिषेध, ठीक है। क्या है? प्रतिषेध। तो प्रतिषेध के द्वारा एक प्रावधान किया गया था कि जो ऊपरी न्यायालय होता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट होगा, वो हाई कोर्ट को ये आदेश देगा कि जो आप मुकदमा अपनी कोर्ट में चला रहे हैं वो मुकदमा आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो ये आदेश किसके अंतर्गत दिया जाता है? प्रतिषेध के अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है। फिर इसी से रिलेटेड आता है चौथा हमारा, ठीक है। चौथा क्या है? उत्प्रेषण। तो इसमें यह कहा जाता है कि जो भी मुकदमा आपके अंदर आया है वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसे हमें सौंप दिया जाए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत केवल बताया जाता है कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत उत्प्रेषण के अंतर्गत कहा जाता है कि ये मुकदमा आप किस अदालत को सौंपेंगे, हमें सौंपेंगे। तो इसके अंतर्गत उत्प्रेषण के अंतर्गत ये कहा जाता है। क्लियर? चलिए इसके बाद हमारा अंतिम रेट है पांचवा। तो पांचवा है हमारा अधिकार प्रक्षालेख। पांचवा क्या है हमारा? अधिकार प्रक्षालेख, ठीक है। तो अधिकार प्रक्षालेख में ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगी या जो हाई कोर्ट होगी उसके अंतर्गत जितने भी अधिकारी होंगे तो उनसे उनकी योग्यता का परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। तो अधिकारियों की योग्यता का परीक्षण इसे अधिकार प्राप्त है। क्लियर?
तो ये हमारे 5 रिट थे जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया और मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कस किया। मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे कि हमारा अभी आता है इसमें केवल मैंने अभी आपको आर्टिकल 32 तक बताया है, तो रह जाता है हमारा 33, 34 और 35 रह जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो टिल देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।